हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट मेड एंड टू एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक्स जाने थे। आज हम समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिफरेंट फिनोमिना क्या क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन कब से स्टडी हुआ। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी इतनी सिंपल नहीं थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब सेल देखा था तो उन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क में। कॉर्क कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो क्वार्कस सुबेरिन से मिलता है, यानी सुबेराइज्ड सेल वॉल देखा था इसने, रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने उनके लिए सेला या हॉलो कंपार्टमेंट कर दिया। आगे स्टडी हुआ तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा? माइक्रो मोलेक्यूल्स देखा था। ठीक है, उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा था। धीरे धीरे चलते चलते अगले लगभग 150-200 सालों में सेल पर कोई विशेष रिसर्च नहीं हो पाया, स्टडी नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेल एक तो बहुत स्मॉल साइज का था, सेल देखना ही दुर्लभ था। सेल के अंदर झांकना तो बड़े दूर की कौड़ी नजर आ रही थी। बट अल्लाह आगे प्रयास जारी हुआ। सबके दिमाग में एक बात खटक रही थी कि भाई आखिर सेल बना हुआ किस चीज का होता है, सेल के अंदर क्या होता है। क्योंकि सेल एस्टोनिशिंग था, सेल का स्टडी इंटरेस्टिंग था, सेल का स्टडी लोगों को जरूरी लग रहा था। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सेल की स्टडी कर लिए, सेल को समझ लिए तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, शरीर की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस समझ पाएंगे, जो कि फैक्ट भी था। आगे चलकर जब ये और पता चला कि भाई पूरा बॉडी सेल का होता है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेल के स्टडी के प्रति और भी इंटरेस्ट बढ़ा, रुचि बढ़ा कि नहीं भाई सेल को समझना बहुत आवश्यक है। आज के डेट में कहें तो सेल को समझना और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि चाहे बात कोरोना वायरस की हो या किसी और डिडली वायरस की हो, बात हम कोरोना वायरस की करें या किसी और डिडली वायरस की करें, एक बात तो क्लियर है कि हमें इन्हें समझने के लिए, इन वायरसेस को समझने के लिए हमें इनके मेम्ब्रेन को पढ़ना होगा, हमें इनके मेम्ब्रेन को समझना होगा, हमें समझना होगा कि इनके मेम्ब्रेन में कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, पॉइजन कहाँ से आता है। क्योंकि ये डिडली इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन की कुछ ऐसी, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है वही हमारे बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स पैदा करता है, बीमारियां पैदा करती है। चलिए बहरहाल, तो सेल मेम्ब्रेन अदर इंटरेस्टिंग फैक्टर था। इनकी स्टडी कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि एक तो सेल वैसे ही छोटा था और उसकी इन्वेलप, उसकी मेम्ब्रेन। इनके बारे में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च बढ़ा, अगले लगभग 100 सालों तक, मतलब लगभग 1800 से सेल मेम्ब्रेन, 1800 के मिड में सेल मेम्ब्रेन के बारे में फर्स्ट कंसेप्ट आया। फर्स्ट मेम्ब्रेन का की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन आया। उन्होंने तो सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे ओवरटोन, क्या नाम था याद रखिएगा, ओवरटोन। ओवरटोन ने कहा मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड। ओवरटोन ने ये कहा था क्या कि मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड। ओवरटोन ने कहा कि जो मेम्ब्रेन होते हैं, जितने भी सेल के मेम्ब्रेन होते हैं, सब लिपिड के बने होते हैं। चलिए ठीक, मेम्ब्रेन ने कहा, ओवरटोन ने कहा कि मेम्ब्रेन लिपिड के बने होते हैं। ठीक है,
लोगों का ठीक है, लिपिड के बने होते हैं मान लो। अरेंजमेंट कैसी होती है, उसमें लिपिड कैसे व्यवस्थित होते हैं, लेयर में होते हैं, कैसे होते हैं। जाहिर है जब मेम्ब्रेन की बात हो रही, बाहर की बात हो रही तो लेयर होगा। अब वो लेयर कैसा, सिंगल लेयर है, मल्टीपल लेयर है, कैसा लेयर है, बोले हमें नहीं पता। हाँ हमें इतना पता है, हमने रिसर्च में ये पाया कि लिपिड का बना होता है। ठीक, चलिए आगे नहीं बता पाए, जाहिर सी बात है। अब आगे आए ग्रिडल एंड गॉर्डन, दूसरे आए उसके बाद प्रयास किए ग्रिडल एंड गॉर्डन। उन्होंने कहा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ग्रिडल ने कहा यस आई हैव एन आंसर। बोले व्हाट? बोले मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर। उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर। मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर होता है, मेम्ब्रेन में लिपिड का 2 लेयर होता है। ओवरटोन साहब ने कहा कि मेम्ब्रेन के लिपिड का बना होता है। बाय लेयर का कंसेप्ट, लिपिड बाय लेयर का कंसेप्ट का श्रेय किन्हें जाता है? ग्रिडल एंड गॉर्डन को। ग्रिडल एंड गॉर्डन को, ठीक। ग्रिडल और गॉर्डन ने कहा कि नहीं, मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर, ये लिपिड बाय लेयर का होता है। ओवरटोन ने कहा कि लिपिड का बना होता है, मोनोलेयर होता है, बाय लेयर होता है, ट्राई लेयर होता है, टेट्रा लेयर, तो मुझे नहीं पता जी। ग्रिडल और गॉर्डन ने कहा नहीं मुझे पता है ये लिपिड बाय लेयर होता है, ठीक, मान लिए। अब प्रश्न था कि ठीक है लिपिड बाय लेयर है तो परमिएबिलिटी कहां से आ जाती है? सेल के अंदर बाहर सब्सटेंसेस आता जाता कैसे, ये बता दीजिए। क्योंकि उस समय तक पता था कि लिपिड क्या होता है, वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, लिपिड से तो पानी आप पार आ नहीं सकते, जस्ट लाइक फैट। तो फिर भाई साहब सेल के अंदर बाहर सब्सटेंसेस आते जाते कैसे हैं, लिपिड बाय लेयर है तो। अब यहां पर ग्रिडल और गॉर्डन हाथ खड़े कर दिए, बोले जी मुझे नहीं पता, ठीक। आगे बढ़े, लैंगमिर आए, नेक्स्ट कंसेप्ट दिया लैंगमिर। लैंगमिर साहब ने जब लेयर को, मेम्ब्रेन को देखा तो अपने बाय लेयर नहीं देखा, उन्होंने लिपिड मोनोलेयर का कंसेप्ट देखा दिया। बोले नहीं जी जो लिपिड का होता है सिंगल लेयर होता है, मोनोलेयर होता है, बाय लेयर नहीं होता है। आश्चर्य, बड़े ही विरोधाभास। ओवरटोन ने कहा लिपिड का होता है, ग्रिडल गॉर्डन ने कहा बाय लेयर होता है, आगे लैंगमिर ने कहा मोनोलेयर होता है। इन सबों में एक बात तो सही थी कि भाई लिपिड का बना होता है। अब मोनोलेयर होता है, बाय लेयर होता है, ट्राई लेयर होता है, टेट्रा लेयर था, इस पर कंफ्यूजन था। चलिए अभी तक कंफ्यूजन था, प्लस ये जवाब नहीं था कि भाई उसमें परमिएबिलिटी कहां से आती है, परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता क्या है। तो सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया इसके एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि इन सब में कंट्राडिक्शन रह गई थी, ये नहीं समझ में आ पा रहा था परमिएबिलिटी कहां से। पहले तो यही नहीं बता पा रहे थे कि लिपिड का बना होता है, ये तो बता पा रहे थे, ये नहीं बता पा रहे थे मोनोलेयर है, बाय लेयर है, ट्राई लेयर है, टेट्रा लेयर है, कैसा। अब इस बारे में फर्स्ट अटेम्प्ट किया था डेनियल डॉसन ने, डेनियल डॉसन 1935 में फर्स्ट, आप कह सकते हैं साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था एक्सप्लेन करने का लिपिड सेल मेम्ब्रेन का। उन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम दिया बटर सैंडविच मॉडल, बटर सैंडविच मॉडल। डेनियल डॉसन ने जो कंसेप्ट दिया, उन्होंने वो कंसेप्ट दिया बटर सैंडविच मॉडल। अब ये टेट्रा लेयर मेम्ब्रेन की बात कर दिए, टेट्रा लेयर मेम्ब्रेन की बात की।
इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो टेट्रा लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। इनका नाम भी, और इन्होंने कहा ये वास्तव में PLLP मॉडल, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसे PLLP मॉडल कहा गया। P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड और लिपिड। बोले वास्तव में होता क्या है, सेल में 2 लिपिड का लेयर होता है। ये लिपिड बाइलेयर होता है और इस लिपिड बाइलेयर के बाहर प्रोटीन का लेयर होता है। उन्होंने कहा कि भैया मेम्ब्रेन कुछ ऐसा होता है, प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन। ठीक, ये इन्होंने कहा डेनियल डॉसन ने 1935 में बटर सैंडविच मॉडल दे दिया। बोले कि वास्तव में इसमें क्या होता है, 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल का लेयर होता है जिसमें सैंडविच लिपिड बाइलेयर। अब सैंडविच खाए ना, सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड का लेयर, एक लेयर ब्रेड का ये और दूसरा ब्रेड का लेयर ये, और बीच में सैंडविच, बीच में है ना जैम रखा जाता है, जैम या कुछ और रखा जाता है, या फिर कुछ में वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स या स्लाइसेस रखे जाते हैं। तो बोले कि भाई प्रोटीन मोनोमोलेक्यूल का लेयर, 2 प्रोटीन मोनोमोलेक्यूल का लेयर होता है और उसके बीच में लिपिड बाइलेयर होता है। 2 प्रोटीन मोनोमोलेक्यूल का लेयर और बीच में लिपिड का बाइलेयर। अब इन्होंने कहा भैया ये बटर सैंडविच मॉडल होता है, जैसा बटर का, जैसा सैंडविच देखे है ना, वैसा ही लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक, अब फिर वही प्रश्न कि भैया परमीबिलिटी कहां से आती है, मोटाई कितनी होती है, ये तो बतला दो। प्रोटीन कैसा होता है, आगे इन्होंने एक चीज कहा कि इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो अल्फा हेलिकल प्रोटीन पाया जाता है। इन्होंने कहा अल्फा हेलिकल प्रोटीन पाया जाता है, राउंडेड अल्फा हेलिकल प्रोटीन, राउंडेड अल्फा हेलिकल प्रोटीन किसने दिया, राउंडेड अल्फा हेलिकल प्रोटीन या बटर सैंडविच मॉडल डेनियल डॉसन ने, याद रखिए। इसके बाद अब फिर भी ये परमिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यक्ष प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। अभी तक यक्ष प्रश्न वही है कि भाई परमिबिलिटी मान लिए, चलिए आप जो कहते हैं मान लिए, ओवरटोन साहब ने कहा लिपिड का बना होता है, वो भी हमने मान लिया। गिडर गार्डन साहब ने कहा था कि लिपिड बाइलेयर होता है, वो भी मान लिए। लैंगमीर ने कहा लिपिड मोनोलेयर होता है, वो भी मान लिए। अब आप साहब, डॉसन साहब, आप कह रहे हैं बटर सैंडविच मॉडल होता है, लिपिड बाइलेयर होता है और 2 प्रोटीन मोनोमोलेक्यूलर लेयर होता है, हम मान लिए। अब बताइए परमिबिलिटी का आंसर अभी तक नहीं मिला, और कहते जब तक आप परमिबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तो पूछेंगे आपसे कि बताइए परमिबिलिटी कहां से आया, आर पार आता है कि नहीं आता, सब्सटेंस जाता है कि नहीं जाता, आप कह दीजिए कि नहीं जाता है सर। बोले मुझे नहीं पता, मैं जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं। अरे देखो देखो, ठीक से देखो, कुछ तो और होगा। आपको नहीं दिखा, और ध्यान से देखिए। जब आप ये देख लिए कि लिपिड बाइलेयर के ऊपर 2 प्रोटीन मोनोमोलेक्यूलर लेयर होता है, तो आगे देखिए कुछ और होगा जिससे सब्सटेंसेस आर पार होती होगी। आंखें तो थी लेकिन वो आंखें नहीं थी, मीन्स उसके लिए इफिशिएंट माइक्रोस्कोप नहीं था, इफिशिएंट टेक्निक नहीं था। अभी टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा मॉडल्स पर आ गए, हम टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे, कौन कौन सा टेक्निक यूज हुआ था। चलिए
इसमें जो प्रोटीन का जो लेयर होता है वो राउंडेड अल्फा हेलिकल ऐसा होता है। वो गाड़ी में जब स्प्रिंग देखे है ना, वो ऐसा ऐसा स्प्रिंग सा दिया हुआ रहता है। तो पहले प्रोटीन कुछ इसी टाइप का होता है, कुछ टाइप का होता है। चलिए अब यहां पर जब डेनियल डॉसन साहब का जो मॉडल आया तब यहां पर तो फंस गए साहब, बटर सैंडविच मॉडल में तो फंस गए। ठीक है, अब इसके आगे, इसके बाद डॉसन साहब के बाद, डॉसन साहब भी सही के करीब थे, इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर दिया रॉबर्टसन ने। इन्होंने इंप्रूवमेंट किया रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन साहब ने दिया यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। किसने दिया? रॉबर्टसन ने 1953 में। रॉबर्टसन ने 1953 में यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया। 18 ईयर के बाद, 18 ईयर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। बोले नहीं, जो रॉबर्टसन साहब कह रहे, डॉसन साहब कह रहे ठीक कर रहे, ये भी बोले कि डॉसन साहब कह रहे ठीक कर रहे भाई, इसमें पीएलएलपी लेयर ही होता है, 2 मोलेकुलर प्रोटीन लेयर भी होता है। हाँ, इन्होंने 2-3 चीजें बताई। पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन लेयर होता है, प्रोटीन मोनोमोलेकुलर लेयर जो होता है, मोलेकुलर लेयर, ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोनों, 2 प्रोटीन मोनोमोलेकुलर लेयर बताया ना, एक प्रोटीन मोनोमोलेकुलर लेयर, प्रोटीन मोनोमोलेकुलर लेयर, और बीच में क्या है? बीच में क्या है? लिपिड बाइलेयर। बीच में क्या है? लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये किनकी बात हो रही है? डेनियल डॉसन की और रॉबर्टसन की, दोनों का ये बात बोल रही। इस बात से दोनों इत्तेफाक रख रहे थे, दोनों इस बात से सहमत थे। आगे इन्होंने कहा कि भाई साहब 20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस इस लेयर की, प्रोटीन लेयर की, और 20 एंगस्ट्रॉम थिक ये भी है। और ये जो लिपिड बाइलेयर है, दोनों लेयर 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का। यानी उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना इंप्रूवमेंट हो गया क्योंकि इस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उसकी मोटाई और स्टडी करके मोटाई बता दिए कि भाई ये प्रोटीन मोलेकुलर होता है, बीच में लिपिड बाइलेयर होता है। यानी ये भी पीएलएलपी लेयर को ही की कंसेप्ट को से सहमत हुए, इन्हें भी पीएलएलपी लेयर ही दिखा। अरे दिखेगा भाई, वही तो है ही, वही तो है। आगे रिसर्च हुआ कि भाई लिपिड बाइलेयर, लेकिन क्या प्रोटीन और इनको नहीं दिख रहा था, कितने टाइप के प्रोटीन होते वो इन्हें नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उतनी एफिशिएंसी नहीं आई थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रॉबर्ट हुक से लेकर रॉबर्टसन तक आते आते माइक्रोस्कोप में काफी इंप्रूवमेंट हो गई। रॉबर्ट हुक से लेकर रॉबर्टसन तक में माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट आती गई, जिसके कारण हमें समझना आसान होता गया। आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी इंप्रूव हो गया है, और भी इंप्रूव हो गया है। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि सेल के अंदर बाहर सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसफर हो रहा है, आकाश से आ जा रहा है। ये देखें, अब इन्होंने एक और अलग बात कह दी। इन्होंने कहा कि जो डॉसन साहब ने कहा था
कि जो प्रोटीन राउंडेड अल्फा हेलिकल होता है, बोले नहीं, ये जो प्रोटीन होता है ये बीटा लीनियर प्रोटीन होता है। वो बोले क्या, डॉक्टर साहब बोले कि इसमें जो प्रोटीन होता है वो अल्फा हेलिकल होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन मेडिकल इंटेंस एल्स जितने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि डेनियल डॉसन साहब ने कौन सा प्रोटीन देखा था, उसने कौन सा प्रोटीन बताया था, राउंडेड अल्फा हेलिकल प्रोटीन। कौन सा, राउंडेड अल्फा हेलिकल प्रोटीन। किसने, डॉसन साहब। रॉबर्टसन साहब ने कहा नहीं, बीटा लीनियर प्रोटीन होता है। तो डॉसन साहब ने से के कंसेप्ट को रॉबर्टसन साहब ने इंप्रूव किया। डॉसन साहब ने जहां लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन लेयर की मोटाई नहीं बताई थी, रॉबर्टसन साहब ने बता दी। जहां डॉसन साहब ने अल्फा राउंडेड अल्फा हेलिकल प्रोटीन बताया था, बीटा लीनियर प्रोटीन बताया। अभी भी यक्ष प्रश्न वही का वही मूल प्रश्न रह गया है। अभी भी क्या, कौन सा मूल प्रश्न, भैया परमिबिलिटी के बारे में कुछ तो बोलो। क्यों नहीं पता जी, परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, कैसा है मेम्ब्रेन, नहीं पता जी। अब पहले हम आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये जो इतने कंसेप्ट आए सेल मेम्ब्रेन की स्टडी से संबंधित, चाहे वो ओवरटोन साहब का लिपिड कंसेप्ट हो, चाहे गिडल गार्टन साहब का लिपिड बाइलेयर कंसेप्ट हो, चाहे लंबे साहब का लिपिड मोनोलेयर कंसेप्ट हो, डेनियल डॉसन का बटर सैंडविच मॉडल हो, या फिर रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट हो। ड्रॉबैक्स क्या थी, कमियां क्या थी इन सबों में, क्यों इसे नहीं स्वीकारा गया। आज के डेट में इनकी कमियां कहां रह गई, तो पहली कमी रह गई कि फेल टू एक्सप्लेन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्यों परमिएबल होता है, परमिएबिलिटी का रीजन क्या है, ये नहीं समझा पा रहे थे। ठीक, नहीं समझा पा रहे थे। आगे क्या समझा नहीं पा रहे थे, बोले कि भाई साहब लिपिड जो होता है, लिपिड मिनरल्स को आर पार होने नहीं देता है। लिपिड मिनरल्स को आर पार नहीं होने देता है। तो क्या मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर लिपिड नहीं आता जाता, मिनरल नहीं आता जाता? क्या सेल के ऑर्गेनल्स को, सेल को मिनरल की आवश्यकता नहीं पड़ती है? जी पड़ती है। तो फिर आएगा कहां से? क्या चीज कि लिपिड doesn't allow minerals to pass through, क्योंकि इनके पास चार्ज आयन होता है। पहले ड्रॉबैक, मिनरल अलाउ नहीं करता है पॉजिटिव, लिपिड अलाउ नहीं करता है मिनरल्स को पॉजिटिवली चार्ज करने। ठीक, आगे प्रोटीन जो है, प्रोटीन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को नहीं आर पर आने देता। प्रोटीन doesn't allow हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेंजीन टू पास। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बेंजीन।
लिपिड मिनरल को नहीं आने देता, प्रोटीन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, फिर आगे आप हो गया बेंजीन, इसको पास नहीं होना। इसके साथ साथ ये कुछ माइक्रोमोलेक्यूल लाइक वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल जैसे मॉलिक्यूल्स की परमेबिलिटी लिमिट होती है। लिपिड बाइलेयर यानी लिपिड और जो प्रोटीन का लेयर है, इनमें वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल इटीसी हैव लिमिटेड परमेबिलिटी, बहुत कम आएगी जाएगी लिमिटेड परमेबिलिटी। और कहते हैं इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रोमोलेक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स हैज वेरी लेस परमेबिलिटी, प्रॉब्लम यहां आ रही है। प्रॉब्लम थी लिपिड से मिनरल पास जा नहीं सकता, प्रोटीन से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल की लिमिटेड परमेबिलिटी, मैक्रोमोलेक्यूल नहीं जा सकता, बहुत कम जा सकता। तो भैया कैसे सेल जिएगा, कैसे? मान लीजिए ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकलना भी है, नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा उसका? क्रैश। कैसे जिएगा? परमेबिलिटी का जो लोचा था वही सबसे बड़ा लोचा था, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। परमेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, बाकी सब सही था, बाकी सब सही था। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन बताया, एक मेम्ब्रेन दिखा, इन्होंने कहा PLLP बटर सैंडविच मॉडल ठीक है, 4 लेयर का था, आज भी बात सही है। प्रोटीन की अरेंजमेंट मेन ड्रॉबैक रह गई कि इन्हें पता नहीं चल रहा था कि प्रोटीन कितने तरह का होता है, प्रोटीन कहाँ अरेंज होता है, प्रोटीन किस रूप में होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सेप्टेड मॉडल आया, दैट इज फ्लोड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लोड मोजाइक मॉडल। तो फ्लोड मोजाइक मॉडल ने इन सारी ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया। फ्लोड मोजाइक मॉडल सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। फ्लोड मोजाइक मॉडल ये भी बता दिया कि कुछ सब्सटेंसेस की लिमिटेड परमेबिलिटी क्यों होती है, कुछ सब्सटेंसेस की परमेबिलिटी क्यों होती है, ये भी बता दिया कि परमेबल होता है, इनपरमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है। फ्लोड मोजाइक मॉडल आज तक का वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। बट हो सकता है इनकी भी ड्रॉबैक्स हो, अभी भी हो सकता हम सेल के बारे में उतना नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि एक बात तो तय है कि आज भी हमें सेल मेम्ब्रेन पर बहुत अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से समझना है, सेल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब कहिएगा साहब क्यों? तो साहब इसलिए कि जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मींस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरसेस, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये भी इनका पैथोजेन के अंदर क्या होता है? RNA, DNA और इसके बाहर का मेम्ब्रेन। एंटीवायरल मेडिसिन कैसे काम करती है? एंटीवायरल इन मेम्ब्रेन को ही डिकम्पोज कर देती है, इनको चिपकने नहीं देती है, इनके प्रोटीन को पहले आइडेंटिफाई समझना करती है। तो आज ये समझना पड़ेगा कि भाई मेम्ब्रेन में किस किस तरह के प्रोटीन होते हैं, क्या रोल है, क्योंकि उनकी प्रोटीन की जो चैनल होते हैं उनको ब्लॉक कर दे, एंड ऑफ द
वेल एक्सेप्टेड मॉडल फ्लोड मोजाइक मॉडल की बात करते हैं। प्रश्नों का उत्तर दिया सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में मुख्य यक्ष प्रश्न यही था कि भाई परमिएबिलिटी का राज क्या है। तो इसका उत्तर सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। जो मॉडल प्रपोज किया उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया? 1972 में। यानी लगभग 150 साल लग गए हमें समझने में। 150 साल लग गए हमें मेम्ब्रेन को समझने में। मेम्ब्रेन का पता लगने के बाद 1972 में आकर हमें समझ में आया कि वास्तव में मेम्ब्रेन किसी का बना होता है। इसके बाद क्या थी कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रश्न थे लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब भाई साहब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूं तो आप मान लोगे। आप पूछ रहे थे परमिएबिलिटी, मैंने इस मॉडल बता दिया परमिएबिलिटी। मैंने इसमें यह भी बता दिया कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। आपने कहा था ना प्रोटीन, तो मैंने ये भी बता दिया कि कितने तरह का प्रोटीन होता है। आगे उससे भी बढ़कर मैंने ये भी बता दिया कि दो सेल आपस में कैसे जुड़ते हैं। मैं बहुत सारी चीजों का उत्तर दे दिए। अब आपके पास प्रश्न नहीं रहे, क्योंकि जो प्रश्न आपके दिमाग में नहीं था मैंने उसका उत्तर दे दिया। किसने कहा? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल हो गया। ये बेस्ड ऑन फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक इसका भी डिस्कशन करेंगे। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक सेल को स्टडी करने के लिए फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का, क्योंकि हमें तो समझना है ना इसकी मेम्ब्रेन, तो कोई जरूरी थी भी तो हमने उसे पहले फ्रीज कर दिया, जमा दिया, उसके बाद सब काटने के बाद हर लेयर को, क्योंकि फ्रीज करने से क्या होता है, जब ज्यादा फ्रीज कर दिए तो जो इनके अंदर जो लिपिड हो या प्रोटीन है जहां था वहीं पर वो जम गया। अब जहां पर वो जम गया तो लगभग समझ में आ गया को यहाँ पर प्रोटीन होता है, यहाँ लिपिड होता है, ये प्रोटीन होता है, ये भी प्रोटीन होता है, ये भी प्रोटीन होता है, लिपिड ऐसे। अगर वो लिविंग है तब तो अपना चेंज करता रहेगा ना, वो तो वर्किंग कंडीशन में रहेगा ना। तो वर्किंग कंडीशन में समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा कि इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, सुपरफिशियल है, कैसा है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब हमने उसे जमा दिया, जमा कर उसे तोड़ा और ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि जमने के समय लगभग जो प्रोटीन जहां था वहां पर जाकर जम गया। कुछ प्रोटीन अंदर जमा, कुछ प्रोटीन बाहर जमा, कुछ बीच फंस गया, कहीं चैनल खुला हुआ मिला, कहीं चैनल बंद मिला, कहीं से वाटर जाता हुआ दिखा तो कहीं और सब्सटेंस जाता हुआ दिखा। अब प्रश्न है कि इनमें किसके मेम्ब्रेन का स्टडी किया गया था? तो इसमें आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के मेम्ब्रेन को लिया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आरबीसी के मेम्ब्रेन का यूज किया गया था। अब कहा क्या था सिंगर और निकोलसन ने? सिंगर और निकोलसन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर हैविंग इंटीग्रल प्रोटीन। बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का कंटिन्यूअस लेयर है, इसमें लिपिड बाइलेयर पाया जाता है। वही बोली सारी बातें सही है, लिपिड बाइलेयर ही होता है, कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर होता है, इसमें कहीं कहीं पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होता है। ये बता दिए उनको, है ना? क्या बता दिए कि लिपिड बाइलेयर तो होता है,
लेकिन इसमें इंटीग्रल प्रोटीन पाया जाता है, बीच बीच में प्रोटीन भी फंसा होता है लिपिड बाइलेयर के बीच में। दो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में प्रोटीन फंसा रहता है। अब बोले कि लिपिड बाइलेयर फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर एंड कोर ऑफ मेम्ब्रेन। जो लिपिड बाइलेयर होता है ये लेयर का बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ मेम्ब्रेन का कोर यानी आउटर लेयर भी बनाता है। जो पीएलएलपी मॉडल दिए थे ना, बोले नहीं पीएलएलपी मॉडल से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसका हमें कहीं प्रोटीन का वो लेयर नहीं दिखा। बोले लिपिड बाइलेयर होता है और लिपिड बाइलेयर इसका कोर बनाता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, मेम्ब्रेन का कोर बनाता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जो लिपिड बाइलेयर अरेंज होता है वो पैरेलल अरेंज होता है, जिसमें बाहर की तरफ हेड आउटसाइड रहता है, हेड आउटसाइड रहता है और टेल इनसाइड रहता है। बोले कि जो लिपिड बाइलेयर है इसका हेड बाहर की ओर है और टेल अंदर की ओर है। प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन कोई कंटिन्यूअस नहीं होता है, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है। कितने लिपिड के बीच में पाया जाएगा, लिपिड के ऊपर पाया जाएगा, लिपिड के नीचे पाया जाएगा, दोनों टेल के बीच में पाया जाएगा या हेड के ऊपर पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, इसका फिक्स पैटर्न नहीं है। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। दो तरह के प्रोटीन देखे, बोले इसमें 30% प्रोटीन सुपरफिशियल है। जितने प्रोटीन पाए जाते हैं तो 30% सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर, 30% प्रोटीन सरफेस के ऊपर है और 70% आर इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। 30% सुपरफिशियल है और 70% इम्बेडेड है, इम्बेडेड बाइलेयर में, 70% बाइलेयर में धंसे हुए हैं। सिंगल निकोलसन साहब ने कहा कि प्रोटीन जो पाया जाता है 30% सुपरफिशियल है यानी हेड के साइड में है और 70% दोनों टेल के बीच में इम्बेडेड है। जो सुपरफिशियल था इसको इन्होंने टर्म किया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। कहा जो प्रोटीन पाया जाता है उसका 30% एक्सट्रिंसिक है और 70% इंट्रिंसिक है। 30% एक्सट्रिंसिक और 70% इंट्रिंसिक। आगे इन्होंने ये भी बतलाया, इन्होंने कहा कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो धंसा हुआ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कौन सा? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। और ये जो दिख रहा है ये हो गया एक्सट्रिंसिक। दो तरह का प्रोटीन। बोले कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकता है दो तरह का हो सकता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन की दो कैटेगरी इन्होंने बताया। इंट्रिंसिक प्रोटीन की इन्होंने दो कैटेगरी बताया। एक तो बताया कि इनमें से कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, इनका क्या काम है, तो मेम्ब्रेन के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक सब्सटेंसेस को पहुंचाना। कैरियर यहां से मॉलिक्यूल पकड़े और उस मॉलिक्यूल की ये इट्स जस्ट लाइक गेट, स्कूल गेट। अब कोई तो अंदर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई इसके साथ टीचर हो या प्यून हो, उसके पीछे 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 वो प्रिंसिपल ऑफिस तक जा सकता है। ऐसे प्रिंसिपल ऑफिस तक कोई नहीं जा सकता ना स्कूल में। गार्जियन को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आप प्रिंसिपल साहब से मिले ना मिले, क्लासरूम में जाए ना जाए। लेकिन अगर कोई टीचर किसी गार्जियन को लेकर गए तो वही ले जाकर के प्रिंसिपल साहब से डायरेक्ट मिला देंगे। तो यही कुछ कैरियर प्रोटीन है,
कैरियर प्रोटीन क्या किए, मॉलिक्यूल्स को पकड़े, उठाए और एक लेयर से होकर रास्ता दिखाते 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 कहां छोड़ दिए, मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, यानी उसको सेल के अंदर घुसा दिए। तो या तो ये कैरियर हो सकते हैं या एंजाइमेटिक होते हैं। एंजाइमेटिक मतलब कुछ एंजाइम रिलीज किए जिससे उसका रास्ता बन गया। अब एंजाइम रिलीज किए ना तो जो लिपिड है अपनी जगह थोड़ा सा हट गया और वो रास्ता बन गया। होता ना छोटे छोटे रास्ता जाने दो, रास्ता बनाओ। तो रास्ता बनाने के लिए जो रास्ता बनाता है, हाँ भाई रास्ता बनाता है, कल के डेट में डॉक्टर जो है ना, साइड डॉक्टर साहब को आने दो भाई, डॉक्टर साहब को आने दो, देखने दो अरे क्या हुआ, आपको नहीं पता, डॉक्टर साहब को आने दो। तो डॉक्टर साहब के लिए रास्ता कौन बनाएगा? तो जो बनाएगा वो एंजाइम होते है ना। अब जबकि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ग्लोब्यूलर होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या, कैरियर या एंजाइमेटिक होंगे, जबकि मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्लोब्यूलर होंगे। ग्लोब्यूलर छोटे छोटे गोल गोल गोले के समान होंगे, बुलबुले के समान। ठीक, अब प्रोटीन का रोल क्या है सेल में, ये समझना जरूरी है। हम प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ समझ लिए, हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ समझ लिए। अब समझते हैं कि भाई प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन और क्या क्या कर सकता है मेम्ब्रेन के लिए। तो प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सकता है, मीन्स जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर के अरेंजमेंट को अल्टर कर सकता है, लिपिड बाइलेयर के बीच के फोर्स को कम कर सकता है, लिपिड बाइलेयर के बीच के गैप को घटा बढ़ा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। ये मोजाइकनेस प्रदान करता है। मोजाइकनेस मीन्स कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल एक जगह जमा कर देता है ताकि सब्सटेंस आराम से आ जा सके, है ना। वहां से हाथ जोड़ करके रास्ता बना दिया ताकि मोजाइकनेस, ताकि वो जो सब्सटेंसेस है आराम से आ जाए। कुछ ऐसा सब्सटेंसेस है ना, कुछ ऐसा सब्सटेंसेस है जैसे मतलब समझिए लिपिड बाइलेयर का शत्रु है, जो आएगा बाहर निकाल दूंगा। अब उसके लिए क्या कर दिया, प्रोटीन कहा कि नहीं भाई ये तुम सामने मत आओ, तुम सामने मत आओ, तुम अपनी जगह पर, तुम अपनी जगह पर, इसको जाने दो। लड़ाई हो रहा है, दोनों पिटना शुरू कर रहा, कैसे कंट्रोल होगा? एक उसको पकड़ लिया जोर से, दूसरे को पकड़ लिया, उसको उस तरफ कर दिया, दूसरे को दूसरी तरफ कर दिया। प्रोटीन का एक काम कर रहा है, यही है, इसको क्या करता है, मोजाइकनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये मेम्ब्रेन को डायनामिज्म प्रोवाइड कराता है, गतिशीलता, डायनामिज्म प्रोवाइड कराता है, ताकि इनके डायनामिज्म का मतलब होता है प्रोटीन मतलब मेम्ब्रेन का बनना बिगड़ना, कहीं पर कमजोर परत होना, कहीं पर मजबूत परत, डायनामिज्म प्रोवाइड करता। जबकि लिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लूइडिटी लचीलापन प्रदान करता है, शेप चेंज करने में हेल्प करता है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अब कहता है कि स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहता है, जो लिपिड बाइलेयर है वो स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे रहता है, देन इट इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सब्सटेंस, वाटर का नेचर है किसी चीज को अपने में घुला लेना। नो पॉसिबिलिटी है कि वाटर मॉलिक्यूल गया, प्रोटीन को घुला लिया, प्रोटीन को घुला लिया, अब क्या होगा? तो लिपिड कहता है नहीं 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 नहीं, लिपिड हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण घुलने नहीं देता है और उसकी शेप को मेंटेन रखता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। अब साथ ही साथ लिपिड परमेबिलिटी को भी एक्सप्लेन हुआ। एक्टिव प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, इनकी भी बात हो गई। हम
इंपॉर्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल से हमें सेल ग्रोथ को समझना आसान हो गया कि सेल कैसे बढ़ता है, अपना साइज कैसे बढ़ाता है। सेल का साइज बढ़ता है, सेल ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, आगे समझेंगे। सेल डिवाइड कैसे होता है, उसकी नंबर्स कैसे बढ़ती है। जैसे हमारा साइज बढ़ता है ना, छोटे बच्चों को देखते हैं ना, धीरे 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 साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो सेल जुड़ता जाएगा, सेल इलोंगेट होगा, सेल ग्रो करेगा, जिसके कारण बढ़ेगा। तो फ्लूइड मोजाइक से हमें सेल ग्रोथ को समझने में आसान हो, इंटरसेलुलर को समझने में आसान हो, इंटरसेलुलर जंक्शन को समझने में आसान हो। जैसे 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आप पढ़ाए होंगे। ये न्यूरॉन है ना, और ये मान लीजिए कोई मसल है, तो यहाँ पर ये न्यूरॉन आकर मसल में जुड़ गया, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स अवश्य दो टाइप का जो सेल है, दो तरह का सेल आपस में जुड़ रहा है। इसको भी समझने में हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल हेल्प किया कि भाई फ्लूइड मोजाइक होता है, प्रोटीन होता है, कुछ प्रोटीन इसका, कुछ प्रोटीन इसका, तो ये दोनों प्रोटीन आपस में मिल गया, फ्यूजन कर दिया, चैनल बना लिया, जुड़ गया। इसको भी समझने में आसान हुआ। एंडोसाइटोसिस को समझने में आसान हुआ, साथ ही साथ सेल डिवीजन को समझने में आसान हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं ओवरऑल फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने हमारे कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल मानो ऐसा मॉडल हो गया जिसने सेल से संबंधित, सेल मेम्ब्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे सब पर फुल स्टॉप लग गया, सारे पर फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से लेकर आज तक प्रश्न नहीं उठा। पहले बहुत सारे प्रश्न थे, भैया सेल किसी का बना होता है, सारे सब्सटेंस क्यों नहीं आते जाते, परमेबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है ना, सेमी परमेबल, परमेबल, इम्परमेबल कैसा होता है, सारे प्रश्नों का उत्तर सिंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने दिया। आगे हम आगे की बात और समझेंगे। अब स्टेल मेम्ब्रेन की और भी स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। हम इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे। हम समझेंगे उसमें चैनल कैसे बनता है, हम समझेंगे प्रोटीन अरेंज कैसे होता है, इन सारों को समझेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और डॉक्टर बनने के सुहाने सपने देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।